नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास रबी मौसम में पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था नहीं है, वहां खरीफ फसलों की कटाई के बाद बहुत से किसान मसूर की खेती करते हैं। और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, वो मसूर की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि उनकी फसल की बढ़वाड़ ठीक तरह से हो सके। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। मसूर अपने क्षेत्र की एक दलहनी फसल है जो कि उत्पादन देने के साथ साथ मृदा में उर्वरकता शक्ति भी बढ़ाती है। मसूर के लिए इसकी बोनी अपने को बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अच्छा समय रहता है और अगर अपने पास पानी की उपलब्धता है तो उसको अपन नवंबर तक भी ले जा सकते हैं। नवंबर के लास्ट वीक 1 दिसंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास सिंचाई का साधन हो। शुष्क बुवाई करना है, जहाँ पानी नहीं है, सिंचाई नहीं है, वहाँ अपन नमी जब अपने पास उपलब्ध हो उस समय कर सकते हैं। मसूर की खेती दलहनी फसल के लिए की जाती है। सभी दालों में मसूर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे लाल दाल भी कहते हैं। भारत में मसूर की खेती रबी की फसल के साथ की जाती है। असिंचित जगहों पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है क्योंकि इसके पौधे सूखा, नमी और कम तापमान के प्रति सहनशील हैं। तो मिट्टी के लिए अपने को इसके लिए उपजाऊ मिट्टी जो कि अपनी हल्की दोमट मिट्टी हो, वैसे सभी मिट्टियों में भी अच्छा उत्पादन देती है। सामान्य पीएच हो उस मिट्टी में ये अच्छा उत्पादन देती है। मृदा का आपको फिर चयन करने के बाद उसमें ज़रूरी रहता है उसकी तैयारी करना। तैयारी करने के लिए 1 से 2 बार उसको मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी जुताई करें। उसके बाद जब लास्ट वाली जुताई करते हैं तो आप जुताई करने के बाद उसमें पाटा दे दें और पाटा देने के साथ साथ ही लास्ट वाली जुताई के समय 10 टन गोबर की पकी हुई खाद भी उसमें मिला देंगे तो आपका अच्छा उत्पादन देती है। और मिट्टी में उर्वरक देने के लिए अपने को मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। वैसे अनुशंसा जो बात करते हैं इसकी 30-60-30 है, जिसमें नाइट्रोजन 30 किलो, फास्फोरस 50 से 60 किलो और पोटास 30 किलो देने से इसका अच्छा उत्पादन होता है। अब अपन बात करते हैं इसमें प्रजातियों की जो कि अधिक उपजाऊ हो, अच्छी प्रजाति हो। ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जिसमें JL3 है, JL1 है, IPL 81 है, आपकी PL मसूर 4 है, मल्लिका है। ये आपकी 12 से 15 कुंटल तक उपज देती हैं प्रति हेक्टेयर। मसूर के बीज की मात्रा बुआई के समय पर निर्भर करती है। यदि आप उन्नत किस्मों की बुआई समय पर करते हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 35 किलोग्राम बीज चाहिए होता है तथा देर से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर के खेत में 50 से 60 किलोग्राम बीज लगता है। अब बात करते हैं इसमें बीजोपचार की। तो बीजोपचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि इसमें सबसे पहले अपने को नाशक से उपचारित करना चाहिए, जिसमें आपकी बाविस्टिन कार्बनडाजिम नाम की दवा रहती है। उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचारित करें। उसके बाद अपने को एक कीटनाशक ले लेना चाहिए जिसमें क्लोरोपाइरीफास है, थाइमेथाक्सम है। इनमें से कोई भी एक लेके आप उपचारित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है कल्चर से उपचारित करना, जो कि इसमें दलहनी फसल है, इसीलिए PSB और राइजोबियम कल्चर 2 लगेंगे। तो PSB और राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा लेके प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके लगाएं। इसकी जहाँ तक हो सके अपने को कतार में बोनी करना चाहिए। कतार में बोनी करने के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर रो टू रो रखना चाहिए और 10 से 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रखना चाहिए। और यह दलहनी फसल है, इसकी गहरी बोनी भी नहीं करना है। 3 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपना पौधा गहरा नहीं रहना चाहिए। मसूर की फसल को खरपतवारों से बचाना बेहद जरूरी होता है। यदि समय रहते खरपतवार पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो पैदावार अधिक प्रभावित होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी की सहायता से खरपतवारों को निकालते रहे। इसकी पहली गुड़ाई 45 से 60 दिन बाद की जाती है। इसके अलावा आप पेंडीमेथिलीन 3 EC की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपाई के तुरंत बाद करें। अगर अपने को रासायनिक दवा डालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 20 से 25 दिन में
आप व्हील हो हैंड हो चला सकते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और आपकी मिट्टी में उर्वरक पोषक तत्व भी बढ़ते हैं। खरपतवार उसमें मिल जाते हैं तो अपना उपजाऊपन बढ़ाते हैं। सिंचाई के लिए अपने को इसमें अगर अपने पास 2 से 3 पानी है तो अच्छी बात है। पहला पानी 20 से 25 दिन में जब इसकी अच्छी ब्रांचिंग फूटती हैं उस समय देना है। दूसरा पानी फ्लावरिंग आने से पहले फ्लावरिंग की अवस्था में ही देना है। तीसरा पानी अपने को जब फली में दाना बनता है उस समय देना है। इस प्रकार मेरे द्वारा जो आपको समसामयिक जानकारी दी गई है इसे आप अपनाकर मसूर का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से जुड़े व्यवसायों में सूकर पालन कम समय में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। इनकी कई ऐसी नस्लों का विकास हो चुका है जो बहुत कम समय में ही 1 कुंतल वजन के हो जाते हैं और इनकी अच्छी मांग भी रहती है। ऐसी ही एक नस्ल है T&D, जिसका पालन झारखंड के किसान कृष्णा हांसदा ने किया हुआ है और लाखों आय कमा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके अनुभवों को। पिग फार्म करता हूँ। हमारे यहाँ अभी हमारे फार्म में 80 छोटा बड़ा मिला के 80 जानवर अभी है। 20 पीस कुछ दिन पहले बेच दिए हैं। और पहले हमको उतना सही से जानकारी नहीं था, ठीक से हम लोग प्रशिक्षण के अभाव से ठीक से नहीं करते थे। वैसे तो पहले बहुत पहले से ही करते थे, 2012-14 से करते थे, लेकिन यहाँ फार्म के तौर पर 2016 से शुरू किए हैं। अभी जो हमारे फार्म में वैरायटी है ये T&D शुक्र है, जिसको अभी हम लोग झारसुक के नाम से भी जानते हैं। शुरू में हमारे पास 20 जानवर थे, मैंने मिला जुला, कुछ देसी भी था, कुछ ये सब। तो उस समय हमको विशेष मैंने प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था, जिसके चलते हमको कई दिक्कत का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण हमको कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम जो हमारे दारीसाई में है, वहाँ से हमको प्रशिक्षण मिला है। आज इनकी उन्नत नस्लों का विकास हो चुका है, जिनका वजन काफी तेजी से बढ़ता है और मांस की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये किसान झारसुक नस्ल का पालन किए हैं, जो झारखंड प्रदेश के लिए बेहद ही अनुकूल है। शुरू में तो हमारे पास 20 जानवर थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके अभी 100 से पार कर गए थे, लेकिन कुछ तो हटा दिए हैं। जो सुअर पहले साल भर लगता था वो अभी 7-8 महीना में 90 किलो से 100 किलो तक हो जाता। जैसे साल में एक मादी से दो बार बच्चा ले लेते हैं। 20 को मादी है तो 7 दूने 140 को बच्चा हो जाता है एक ये में। तो साल में 140 280 हम बच्चा ले लेते हैं। 80 किलो 90 किलो तक हो जाता है तो इसको बेच देते हैं। 125 से 30 रुपया करके पिछले डेट में ले गया था। साल में मोटा मोटी 7 लाख का बेच देते हैं। उसमें से 2.5 लाख खर्चा हो जाता है। उसी में हमारा गाड़ी का भाड़ा है और 2 गो लेबर भी हैं, और साथ में जो भी खर्चा है मेडिसिन वगैरह आता है, ये सब है। ये सब मैंने 4.5 लाख रुपया साल में बचा लेते हैं। इनके यहाँ फिलहाल नरमादा और बच्चों सहित 100 सूकर हैं, जिसमें से 20 मादाओं से बच्चे लेते हैं, जिनसे 2 ब्यांत में 280 बच्चे तक हो जाते हैं। इनमें से 10% बच्चों की बीमारियों और अन्य कारणों से मौत हो जाती है और लगभग 252 सूकरों में से 20 से 22 मादा और 2 नरों को छोड़कर अन्य सभी सूकरों की बिक्री कर देते हैं। एक सूकर का वजन लगभग 90 किलोग्राम तक का हो जाता है और एक सूकर 125 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 11,000 रुपए में बिकता है, जिससे इनको लाखों की आय हो रही है। इधर उधर भटकने के बाद हमको सबसे अच्छा व्यवसाय कृषि व्यवसाय में यही सूकर पालन ही हमको अच्छा लगा और इसलिए हम इस व्यवसाय को चुने। हमारे जमशेदपुर के इर्द गिर्द कुछ और भी ऐसे फार्म है सारा। जैसे जमशेदपुर शहर में बहुत सारा होटल है, उस होटल का वेस्ट सब वो तो बेकार हो जाता है, इधर उधर फेंकने लगता है, वो सब भी सफाई हो जाता है और इसको भोजन भी हो जाता है। एक प्रकार का उसका भी काम हो गया, होटल का मालिक का भी, और हमारा जो व्यवसाय चल रहा है ये सुचारू रूप से हो जाता है। माने एक दूसरा का एक पूरक है। इसमें ज़्यादा पूंजी का इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मान लिया एक
मादी लेते हैं। 4 मादी एक मादा से शुरू कर सकते हैं, ये बेहतर है। और अभी तो और भी ऐसे ड्राई फ्रूट सब भी बन रहा है, जैसे एक तो नेपियर घास करके आता है, ये घास भी सुअर लोगन बड़ी चाव से खाते हैं। और मकई वगैरह ये सब खिला के भी अच्छा इसका ग्रोथ लिया जा सकता है। जैसे बीमारी देखा जाए तो 2 प्रकार ही बीमारी देखने को मिलता है अधिकतर, जैसे एफएमडी और आपका ये स्वाइन फीवर का, ये 2 दवाई देना ज़रूरी है। जैसे एफएमडी का साल में 2 बार देना चाहिए और स्वाइन फीवर का साल में एक बार वैक्सीन कर देना चाहिए। हम जैसे स्वाइन फीवर का वैक्सीन प्राय हम ठंडा में देते हैं और एफएमडी का वही साल में 2 बार। ये 2 प्रमुख बीमारी है, इसको ठीक से ध्यान देने से ही इसमें हम अच्छे कर लेते हैं। जैसे खुजली बीमारी सब के लिए हिमेक्स वगैरह है, इससे उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। जहाँ खुजली हो गया तो उसको लगा के उसको अच्छी तरह शरीर में रगड़ देते हैं, तो इसमें खुजली वाला बीमारी ख़त्म हो जाएगा। और बच्चा का जो एक तो 3रा दिन में आयरन का ये करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसमें फेरिटॉक्स करके एक तो दवाई आता है। 3रा दिन, जन्म होने के बाद 3रा दिन, और उधर 14 दिन में 2 बार कर देते हैं, उसमें वो ग्रोथ अच्छा ले लेता है। यही सब बीमारी में खास ज़्यादा नहीं है। और साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे समय समय में फेनल से भी छिड़काव करते हैं, समय समय ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं, सप्ताह में 1 बार 2 बार। जितना साफ रखिएगा बीमारी उतना कम होगा। जब बच्चा देती है मादी, उस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं उसको दबे ना, उस समय हम ध्यान देते हैं। उस समय फार्म में एनी टाइम रहते हैं, देखते हैं कहीं बच्चा दे तो कहीं दब तो नहीं गया। मादी में दूध का प्रॉब्लम हो गया तो उस समय दूध भी खिलाते हैं अलग से। सूकर पालन में आवास बेहद ही महत्व रखता है, इसीलिए इनके रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए जहां अच्छी तरह से ये घूम सकें। आपका माल तैयार हो गया, पार्टी लोगन आ जाएगा, माल देखेगा, है ना। अब भाव तय कर लीजिए उनके साथ, जो भी मार्केट में है उस हिसाब से। और हम लोग जैसे बेचते हैं, हम लोग थोक के भाव में नहीं, हम लोग ये करके बेचते हैं, वजन करके। जैसे हमारे यहाँ बाहर से भी पार्टी आ जाते हैं, धनबाद, बोकारो, आपका आसाम का भी कुछ पार्टी आ जाते हैं समय समय में। इस तरह करके माने बिक्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, आगे भी अच्छी तरह करेंगे, पीछे भी हमारा जगह है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति
4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को साफ और ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमरिया, जिला मंडला के कृषक हरीश बघेल ने। ये पशुओं में आने वाले परजीवियों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरीश बघेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको पशुओं के अंदरूनी और बाहरी परजीवियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सभी में ये अंतः और बाह्य परजीवी इनके खून का शोषण करते हैं। पशुओं को बहुत कमज़ोर करते हैं। इनके खून के शोषण करने से जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कई तरह के बाहर और आंतरिक परजीवियों का प्रकोप होता रहता है जो पशु का खून चूसकर इन्हें कमजोर कर देते हैं और ये परजीवी पशुओं में कई प्रकार के रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। पशु की अच्छी खिलाई पिलाई के बावजूद भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशुपालकों को समझ नहीं आता कि ये पशु अच्छी खिलाई पिलाई के बाद भी इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं और पशुओं का स्वास्थ्य गिरने के साथ साथ दूध उत्पादन भी गिर जाता है। बाहर जूं, चिचड़ी, किल्ली, तिल्ली होते हैं, ये बाहर से खून चूसते रहते हैं और अंदर फीताकृमि, जो एस्केरिस वगैरह, ये जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो जानवरों के आंतों में खून चूसते रहते हैं। यदि जानवर को आप समय पर कृमिनाशक दवा नहीं पिलाओगे तो जानवर समय पर ताव में नहीं आएगा। यदि ताव में आ भी गया तो सही गर्भधारण नहीं कर पाएगा। यदि गर्भधारण भी कर लेता है तो जानवर ब्याने के बाद में सही तरीके से दूध नहीं दे पाएगा, क्योंकि जानवर के यदि अंदर और बाहर परजीवी हैं तो वो उसका शोषण करते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके समय पर बाहर के लिए उन पे दवाई छिड़कने का काम जरूर करना चाहिए। हर तीसरे महीने जानवर को साफ सफाई से रखना चाहिए जिससे इसके जो बाहरी परजीवी नहीं लगे। पशुपालक भाइयों, आजकल बाहरी परजीवी के लिए साबुन आने लग गया, तो उस साबुन से आप जानवर को अच्छी तरह नहला के और 15-20 मिनट बाद में उसको पानी से साफ कर दो, जिससे बाहरी जो परजीवी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कई बार जो मेंज होती है, खांच होती है, उससे भी जानवर कमज़ोर हो जाता है तो वो भी उससे साफ़ हो जाएगी। जूं चिचड़ी जितनी रहेगी वो साबुन से साफ़ हो जाएगी। पशु चिकित्सालय में साइफरमेथ्रिन के अलावा फ्लूमेथ्रिन दवाई और आती है एक, जिससे सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन खींचनी रहती है, सीधी लाइन, जिससे सारे बाहर के परजीवी उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जब भी ये बाहरी दवाई लगाएं, साइफरमेथ्रिन या फ्लूमेथ्रिन कोई भी, तो जब सूर्य की रोशनी हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। जब शाम के टाइम सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। बाहर के लिए अलग से दवाई लगानी चाहिए, पेट के पिलाने के लिए अलग से दवाई आती है। बाहर यदि जानवर के जूं, चिचड़ी की किल्ली वगैरह हो रही है तो उसके लिए आजकल पशु चिकित्सालय के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, उसमें आप लाओ और जानवर के पानी में घोल के 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल के साइफरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, तो उससे उसको नहलाओ जानवर को, जिससे बाहर के जितने भी बाह्य परजीवी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय पशु का मुंह पर छींका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके। पशु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। रही बरसात के पानी या और कोई मौसम हो जिसके अंदर जानवर तालाब का पानी ये पीते हैं, तो उसमें भी इनके अंत परजीवी चले जाते हैं। तो उस टाइम भी समय समय पर इनको कृमिनाशक दवा ज़रूर पिलाते रहना चाहिए। गाय और भैंस में यदि ग्याबन हो जाती है तो ग्याबन के लिए फेनबेंडाजोल टैबलेट आती है, और जो जानवर ग्याबन नहीं होता है उनको एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है। जानवर को कृमिनाशक दवा पिलाने के साथ साथ में मिनरल्स की पूर्ति के लिए इनको मिनरल्स भी देते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, पशुओं को हर तीसरे महीने के अंतराल पे कृमिनाशक दवा ज़रूर पिलानी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई इंजेक्शन लगवाना चाहिए तो आयुर्मेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, जिससे जितने भी बाहरी परजीवी हैं, अंदरूनी परजीवी हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। यदि आप इन दवाओं से पशुओं के बाहरी और आंतरिक परजीवियों का नियंत्रण कर लेते हैं तो पशुओं का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही दूध उत्पादन कम होने से भी बचा जा सकता है और अधिक आय कमाई जा सकती है। तो पशुपालक भाइयों, हर तीसरे महीने बाहरी परजीवी और अंतर परजीवी दोनों का उपचार करते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमज़ोर नहीं हो और हेल्थी स्वस्थ रहे जानवर। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।